भेजना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस करते हैं पी बाई क्यू सीरीज़। तो जो ये पी बाई क्यू सीरीज़ होती है, आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो ध्यानपूर्वक आप इन्हें देखा करें। जो तथ्य आपको नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पे भी आप अवश्य नोट करते रहिए, ठीक है। तो हमारी सीरीज चली हुई है, एक तो हिंदी साहित्य की, दूसरी ये ग्रामर वाली। और इसी तरह से जो पी वाई क्यू की सीरीज़ एक और चलाने की मैं सोच रहा हूँ, वो होगी आपकी सामान्य ज्ञान की, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु उसकी भी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको एक सीरीज़ चला दूँ। इसमें ऐसे होगा, डेली आपको मतलब सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में एक दिन आपको साहित्य की भी ज़्यादातर आपको साहित्य की वीडियो दिया करूँगा, 3 से 4 दिन। बाकी एक दिन बीच में ग्रामर की हो जाएगी और एक आपको सामान्य ज्ञान की दिया करूँगा, ठीक है। ये फ़िलहाल मेरा विचार है, बाकी आगे देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्या है। पहले आपको बता देता हूँ, ये जो ग्रामर के हैं, ये एक तो पी वाई क्यू पर आधारित हैं और ये MCQ बेस्ड हैं, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें देखिए, आप अपना मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो और अपनी कॉपी पे भी इन्हें नोट कर सकते हो, क्योंकि भविष्य की कोई भी परीक्षा क्यों ना होगी, वहाँ पर आपसे पूछे ही जाएंगे। चाहे आप तैयारी कर रहे हो LT टेट, JBT टेट, TGT कमीशन, TGT हिंदी कमीशन, HPPSC फर्स्ट पेपर की कोई भी परीक्षा हो उसकी तैयारी कर रहे हो, HPRCA की तैयारी कर रहे हो, HP बोस इत्यादि, पटवारी पुलिस, वहाँ पर सारी जगह ये ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण होगा ये लेक्चर आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूंगा, जो प्रश्न है ना, पहले पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में और आगे भी पूछे जाएंगे। हमारे यहाँ यहीं पर जो लेक्चर है, इसमें 1-2 प्रश्न ऐसे थे जो हाल ही में यूपी उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा हुई थी, वहाँ पर डायरेक्ट पूछे गए थे प्रश्न, ठीक है। तो वो भी आपको बता दूंगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं लेक्चर को। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप है। निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जो विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप होगा? विकल्प में है रधवा, सधवा, विधुर या फिर वैधव्य। तो यहाँ पर आप सही विकल्प का चयन अपनी कॉपी पे या फिर जहाँ पर पेज पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर नोट कर सकते हो। तो इसका जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विधुर। विकल्प सी सही होगा, विधवा का पुल्लिंग शब्द होगा विधुर। अगला प्रश्न देखिए 2, कोई भी कार्य अपने आप नहीं हो जाता बल्कि करना पड़ता है। प्रकार है, रेखांकित पद में सर्वनाम का प्रकार। अपने आप जो रेखांकित यहाँ पर है, इस पद में बताना है कि सर्वनाम का ये कौन सा प्रकार होगा। सर्वनाम विकल्प में है संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। तो यहाँ पर कौन सा सही विकल्प होगा? तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, निजवाचक। कोई भी कार्य अपने आप नहीं हो जाता बल्कि करना पड़ता है। यहाँ पर जो रेखांकित पद है अपने आप, इसमें निजवाचक होगा सर्वनाम का प्रयोग। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आपको देता हूँ निजवाचक सर्वनाम की। इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। यहाँ पर देखिए, वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराता है और अपने लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं इत्यादि। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, मृगलोचनी शब्द किस समास का उदाहरण है? यहाँ पर एक शब्द है मृगलोचनी। इस शब्द में समास का प्रयोग किया गया है। किस समास का प्रयोग किया गया है वो बताना है। विकल्प देखिए यहाँ पर, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास। कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ? तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा बहुब्रीहि समास। विकल्प डी सही होगा। मृगलोचनी शब्द में बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर देखिए, जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों की प्रधानता ना हो बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। पूछा जाएगा ना अगर आपसे कि बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या है, तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा है, जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों की प्रधानता ना हो बल्कि कोई तीसरा पद यहाँ पर प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है।
फिर प्रश्न संख्या 4 देखिए, ईश्वर करे आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। विकल्प है संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक। ईश्वर करे आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका इच्छावाचक। ऐसे वाक्य जिसमें या फिर जिनमें हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। ध्यान रखिए क्या है, ऐसे वाक्य जिनमें हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो तो वो वाक्य इच्छा वाक्य होता है। यहाँ पर देखिए, ईश्वर करे आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी। फिर अगला प्रश्न है 5, इसमें पूछा गया है तुम वापस कब आओगे, रेखांकित क्रिया विशेषण का भेद है। कब में कौन सी क्रिया विशेषण होगी ये बताना है। विकल्प है रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, प्रश्नवाचक। तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा समय लीजिए और ठहर के अपना उत्तर दीजिए। तो देखिए, सही विकल्प होगा कालवाचक। तुम वापस कब आओगे, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण होगी। देखिएगा थोड़ी सी क्या है इसकी परिभाषा। वे क्रिया विशेषण शब्द जो हमें क्रिया के होने वाले समय का बोध कराते हैं, वह शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी जब क्रिया होती है उस समय का बोध कराने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 6, ज्यों ही श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई त्यों ही वह टूट गई, रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। विकल्प में है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य। एक बार फिर से पढ़ूंगा मैं। ज्यों ही श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई त्यों ही वह टूट गई, रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार कौन सा होगा। विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आप स्वयं चयन कीजिए कौन सा सही होगा। तो सही होगा यहाँ पर मिश्र वाक्य। ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। यहाँ पर देखिएगा, ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। कैसे? ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा वाक्य आश्रित होता है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है, एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों या फिर जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है या फिर दूसरा वाक्य आश्रित होता है, उसे क्या कहा जाता है। विकल्प इसी प्रकार से होंगे, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर साधारण वाक्य। अगर आपको ये ध्यान होगी परिभाषा तो आप सही बता सकते हो, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। फिर प्रश्न है 7, इसमें पूछा गया है आपसे, मुझसे उठा नहीं जाता, इस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। मुझसे उठा नहीं जाता, इस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। विकल्प देखिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं जाता, इसमें जो वाच्य प्रयोग में लाया गया है तो वो होगा भाववाच्य। विकल्प सी सही होगा। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के होते हैं 3 भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जो हमने सीरीज चलाई हुई है ना, ये जैसे हिमाचल प्रदेश में कोई भी परीक्षा हो, जैसे चाहे पटवारी की हो, पुलिस की हो, या फिर पीजीटी की परीक्षा हो, एलटी की परीक्षा हो, क्लर्क की परीक्षा हो, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हमने संकलित किया है। हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी अवेलेबल हैं। इसमें क्या होगा वो चलिए आगे बता दूंगा। अगर आपको हार्ड कॉपी नोट्स लेने हो, उसमें पहले तो आपको प्रैक्टिकली पूरी थ्योरली समझाए गए हैं कि मतलब पूरा बताया है, व्याकरण कैसे क्या है, किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो बताया है। साथ में P/Q भी संकलित किए गए हैं।
लगभग 300 से 300 के आसपास क्वेश्चन हैं अवेलेबल। हार्ड कॉपी के तौर पर अगर आप मंगवाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो। तो 7वें का जो सही होगा तो वो होगा सी। अगला देखिए 8 में क्या पूछा गया है, करी फुलेल को आचमन मीठो कहन सिहाई, ए गांधी मति मंद तू इतर दिखावत काहि। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार हैं। तो जो पंक्ति है यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विकल्प देखिए, समासोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका अन्योक्ति अलंकार। कौन सा? अन्योक्ति अलंकार। यहाँ पर देखिए क्या होता है अन्योक्ति अलंकार, जहाँ उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाए या कोई बात सीधी ना कहकर किसी के सहारे की जाए, या जहाँ अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो पंक्ति को अगर पढ़ेंगे, करी फुलेल को आचमन मीठो कहन सिहाई, ए गांधी मति मंद तू इतर दिखावत काहि। तो इससे पंक्ति से पता चलेगा आपको ये अन्योक्ति अलंकार होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9, क्या पूछा गया है, हाथ कंगन को आरसी क्या। लकोक्ति में आरसी शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है आरसी शब्द का? यहाँ पर ये एक तो याद रखिए लकोक्ति है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है, विकल्प देखिए श्रृंगार, दर्पण, चूड़ियाँ, प्रशंसा। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा दर्पण। हाथ कंगन को आरसी क्या, लकोक्ति में आरसी शब्द का अर्थ होता है दर्पण। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 10, इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है, 3 लोक से मथुरा न्यारी, लकोक्ति का अर्थ है। 3 लोक से मथुरा न्यारी, लकोक्ति का अर्थ क्या होगा? विकल्प में है मथुरा तीनों लोगों से अलग, तीनों लोकों में मथुरा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अलग और अनोखा, मथुरा पर तीनों लोगों की दृष्टि है। तो यहाँ पर सही जो विकल्प होगा तो वो होगा सबसे अलग और अनोखा। अगला प्रश्न देखिएगा 11, क्या पूछा गया है, परिनिष्ठित शब्द का दूसरा अर्थ होता है। परिनिष्ठित शब्द या परिनिष्ठित भाषा का दूसरा अर्थ क्या होता है? मानक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा। सरल प्रश्न है ये। तो जो परिनिष्ठित भाषा का अर्थ होता है मानक भाषा, ये भी ज्ञात होना चाहिए आपको, परीक्षा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 12, इसमें पूछा गया है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र का नाम है। सामान्य प्रश्न है, सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न है ये, हिंदी व्याकरण का या फिर हिंदी साहित्य का। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? विकल्प में है जनसत्ता, प्रजामित्र, उदंत मार्तंड, अमर उजाला। ये ध्यान रखिएगा, जो हिंदी का पहला पत्र था ये साप्ताहिक पत्र था, ये तो आपको याद होना चाहिए। अगर कौन सा होगा तो सही विकल्प होगा उदंत मार्तंड। कौन सा? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत 30 मई 1826 को कलकत्ता से हुई थी। इसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया था। वे इसके प्रकाशक और संपादक भी थे। उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ होता है समाचार सूर्य या बिना दांत का बाल सूर्य। ये इसके अर्थ भी होंगे, ये भी ध्यान रखिए। किसने कहाँ कब इसे प्रकाशित किया था ये भी आपको पता चलना चाहिए। फिर देखिए प्रश्न संख्या 13, चील के घर में मांस की धरोहर का अर्थ क्या होगा? विकल्प में है कोई चीज़ ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो स्वयं उसे हड़प जाए। विकल्प बी बेहद कंजूस। विकल्प सी जिसका रक्षक ईश्वर हो। विकल्प डी विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। देखिएगा, आपको पता है चील कैसा पक्षी है? ये मांसभक्षी पक्षी है। अगर किसी चील के पास मांस रखोगे, क्या वो आपको लगता है कि मांस को नहीं खाएगा? नहीं, मांस को खा जाएगा। इस आधार पे कौन सा सही विकल्प होगा? तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प ए,
कोई चीज़ ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो स्वयं उसे हड़प जाए। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ 14। त्रिशंकु की सी गति होना, इस मुहावरे या लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? विकल्प में है कहीं का ना रहना, लगनशील, मार कर गिरा देना, धाक जमना। तो सही अर्थ होगा त्रिशंकु की सी गति होना, कहीं का ना रहना। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है 15। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? विकल्प में है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगिहित, अनुग्रहित। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका विकल्प सी वाला, अनुग्रहित। इस प्रकार से लिखा जाता है, ये याद रखना आपने। जो बर्तनी वाला प्रश्न होता है ये अक्सर पूछा जाता है, आपको इसका ध्यान रखना है। फिर प्रश्न संख्या 16। संस्कृत के मूल शब्दों के बदले हुए रूप जो हिंदी में व्यवहार में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहले देखिए प्रश्न पढ़िए, प्रश्नों को समझिए। संस्कृत के मूल शब्दों के बदले हुए रूप जो हिंदी में व्यवहार में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विकल्प में है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा तद्भव। संस्कृत के मूल शब्दों के बदले हुए रूप जो हिंदी में व्यवहार में लाए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। मैंने आपको एक पूरा लेक्चर दिया है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों के लिए। अगर आपने देखा हो वो तो इससे आपको ज्ञात हो जाएगा। अन्यथा ये पंक्तियाँ जो छोटी छोटी होती हैं, जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, उसी से आपको ज्ञात हो जाएगी ये चीज़ें। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 17। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? विकल्प में है त, च, क, ह। ये प्रश्न यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था डायरेक्ट। तो 17 का जो सही विकल्प होगा तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा च। अगला देखिए 18। इसमें क्या पूछा गया है? जिन शब्दों का आश्चर्य, हर्ष, करुणा, घृणा, दुख, उत्साह आदि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों का आश्चर्य, हर्ष, करुणा, घृणा, दुख, उत्साह आदि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए होता है उन शब्दों को क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण। सही विकल्प यहाँ कौन सा होगा? तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, विस्मयादि बोधक कहा जाता है इन शब्दों को जिनमें मनोभावों का प्रयोग होता है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 19। मुहावरे और लोकोक्तियाँ किसकी यथार्थ निधि होते हैं? मुहावरे और लोकोक्तियाँ किसकी यथार्थ निधि होते हैं? विकल्प में है भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो यहाँ सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो होगा भाषा। ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है किसी न किसी परीक्षा में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए अगला पीस। किसी शब्द का विपरीत अर्थ बतलाने वाला शब्द क्या कहलाता है? विकल्प में है अशुद्ध, शुद्ध, विलोम, प्रत्यय। किसी शब्द का विपरीत अर्थ बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहा जाता है विलोम। साधारण सा प्रश्न है परंतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है न का उच्चारण स्थान है। न शब्द का उच्चारण स्थान क्या होगा? विकल्प में है ओष्ठ्य, दंत्य, तालव्य, कंठ्य। तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा दंत्य। दंत्य मतलब दांत से उच्चारित होने वाले शब्द। फिर है 22। इनमें से मानक शुद्ध शब्द का रूप कौन सा नहीं है? विकल्प में देखिए 11, 79, 53, 49। जब आप उच्चारित करोगे तो स्वयं आपको पता चलेगा। 11, 79, 53, 49। तो जो 53 है ये नहीं शुद्ध होगा, इसका होगा 53। ठीक है, 53 नहीं होता, तिरी
इसका ध्यान रखना। तो हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा अब ग्रामर के भी हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी ग्रामर के नोट्स लेना चाहता है, बेहद अच्छे और प्रामाणिक नोट्स हैं ये। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें देखिए हिंदी ग्रामर के टॉपिक्स भी होंगे और PYQ भी होंगे। PYQ से तात्पर्य है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो उनसे संकलित किए गए हैं इस हार्ड कॉपी नोट्स में ही ये सारे। अगर आप लेना चाहते हो तो आप बेझिझक संपर्क कर सकते हो। नंबर आपको बता देता हूँ, इस नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हो। देखिएगा 76 517 294, 76 517 294। इसमें आपने व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप संपर्क कर सकते हो, इस पर कॉल नहीं हो पाएगी। अगर व्हाट्सएप करोगे तो आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी क्वेरी होगी, उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। अगर ये नोट्स लेना चाहते हो तो इस पर आप व्हाट्सएप करिए और अवश्य आपको ये आपके होम एड्रेस पे सेंड कर दिए जाएंगे। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं इसके। फिर देखिए, अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, जहां पर आपको फर्स्ट पेपर से संबंधित स्टडी मैटर दिया जाता है, न्यूज़पेपर दिया जाता है, न्यूज़पेपर की कटिंग, डेली इम्पॉर्टेंट लेक्चर दिए जाते हैं, PDF फाइल सेंड की जाती है, हिंदी ग्रामर दिया जाता है, हिंदी साहित्य के आपको लेक्चर दिए जाते हैं। अगर जुड़ना चाहते तो इसके लिए भी आपको व्हाट्सएप करना है, इसी नंबर पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है। फिर आगे ये भी आपको बता देता हूँ, अगर आपके नियर डियर कोई हैं जो LT टेट अर्थात TGT हिंदी टेट की तैयारी कर रहा हो, या फिर TGT कमीशन की तैयारी कर रहा हो, या फिर नेट की तैयारी कर रहा हो, उनके लिए हमारी टीम के द्वारा कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। ठीक है, LT टेट और LT कमीशन को तो पहले से ही कोर्स और हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल हैं। नेट के लिए भी आपको जल्द ही कोर्स अवेलेबल करवा देंगे। LT टेट और LT कमीशन वाले कोई भी हों, आज से ही आपके लिए लेक्चर अवेलेबल हैं, हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर में आप संपर्क साध सकते हो। बेहतरीन नोट्स हैं और बेहतरीन क्लासेस आपको मिलेंगी अपने टारगेट को टारगेट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 23, देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? विकल्प है 14, 11, 12, 13। एक प्रश्न तो आपसे ये पूछा गया है, दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है? ये दो प्रश्न आपने बताने हैं। प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर आपको बता रहा हूँ। हिंदी वर्णमाला में या हिंदी देवनागरी लिपि में कितने स्वर ध्वनियाँ हैं? तो 11 हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ये सारे 11 स्वर ध्वनियाँ होंगी, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 24, इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन से वर्ण अयोगवाहक कहलाती हैं? विकल्प में है य र ल भ श स स ह क्षत्र अंग अ। कौन सा सही होगा यहाँ? तो जो सही होगा तो वो होगा विकल्प डी, अंग और अह। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाहक कहा जाता है। कई बार आपसे परीक्षा में ये भी प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो अनुस्वार है तो वो कौन सा है? अंग ये जो है ये अनुस्वार है, और विसर्ग विसर्ग कौन सा है? ये विसर्ग है। ठीक है, बिंदी है इसे अनुस्वार कहा जाता है, और दो बिंदियां इस तरह से होगी तो उसे विसर्ग कहा जाता है, और इन दोनों को क्या कहा जाता है? अयोगवाहक कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों वर्ण स्वर और व्यंजन के गुण रखते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाहक कहा जाता है। क्यों इन्हें अयोगवाहक कहा जाता है? इन्हें इसलिए अयोगवाहक शब्द कहा जाता है क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के गुण रखते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाहक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है 25, किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति अकारांत शब्द है? किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति अकारांत शब्द है? विकल्प में है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, कन्नौजी। तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा ब्रजभाषा, विकल्प बी सही होगा।
औकारांत शब्द ब्रजभाषा से संबंधित हो गए, इनकी प्रवृत्ति इसी से संबंधित है। अब ये भी पूछा जाता है औकारांत शब्द कैसे शब्द होते हैं। औकारांत शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका अंत अ से होता है। ये शब्द संस्कृत व्याकरण में आते हैं, इसका भी ध्यान रखना है, और ब्रजभाषा में भी आते हैं, इसका भी ध्यान रखना। इस तरह के प्रश्न आपको बार बार परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर हमारा जो लेक्चर था आज का ये समाप्त होता हुआ। नॉर्मली बात करें प्रश्नों की तो 25 प्रश्न हमने यहाँ पर संख्या के हिसाब से डिस्कस करें। अगर तथ्यों की बात करें तो 50+ यहाँ पर हमारे प्रश्नों की तथ्यों के साथ संख्या हो जाती है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो हर एक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये आपको। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अवश्य आपने इसको लाइक करना है। बाकी कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो वो आपको मिल जाएगी। नोट्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो आपको वो भी आपको मिल जाएगी। बेझिझक आप संपर्क कर सकते हो नोट्स इत्यादि लेने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हो। बाकी फ़िलहाल यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद।